बरसात का मौसम था। सब तरफ धीरे धीरे बीमारियां फैलने लगी थी। किसी को बुखार था तो किसी को डायरिया। गांव में एक डॉक्टर था और उस पर हर समय बहुत भीड़ लगी रहती थी। डॉक्टर साहब, पहले मेरे बेटे को देख लीजिए। देखो तो कैसे आंखें सफेद हो रही हैं। बुखार बहुत तेज है इसको। दिख नहीं रहा कितनी लंबी लाइन है। इस तरह तो कोई भी आगे आकर अपना इलाज कराने लग जाएगा। थोड़ी देर इंतजार करो, नंबर आते ही मैं सब देख लूंगा। कोई गोली दे दो डॉक्टर साहब, इतने बुखार थोड़ा कम हो जाएगा। लाइन तो बहुत लंबी है। डॉक्टर अपने कंपाउंडर से कहकर उसे एक गोली दे देता है और उधर एक औरत रोते पीटते हुए डॉक्टर के पास आती है। डॉक्टर साहब देखो मेरी बेटी को, देखो रात से उल्टियां कर रही है। आप लोग मुझे परेशान कर रहे हैं। मैं एक एक करके मरीज को देखूं या सबको इकट्ठा देख लूं? आप लोग लाइन में खड़े हो जाइए, और इसी तरह बार बार आकर परेशान करते रहे तो मैं किसी को भी नहीं देख पाऊंगा। सब लोग लाइन में लगे हुए अपने नंबर आने की प्रतीक्षा कर रहे थे। मरीज बढ़ते जा रहे थे और डॉक्टर को दिक्कत होने लगी। डॉक्टर साहब, भीड़ तो बढ़ती जा रही है, आप अकेले कैसे देखेंगे? मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है। इतने मरीज हैं, पता नहीं एकदम से ही सब बीमार हो गए हैं क्या? बेटा, बरसात का मौसम है, इस मौसम में तो ऐसा ही होता है। उधर एक औरत अपने बेटे को लेकर जंगल से गुजर रही थी। रोते रोते उसकी हालत खराब हो गई थी। दबंग चुड़ैल ने उसे देखा और उसका कारण पूछा। मेरे बेटे की तबीयत बहुत खराब है। कल रात से उसके पेट में बहुत दर्द है। सुविधा के नाम पर गांव में सिर्फ एक डॉक्टर है और उसके पास भी 100 लोगों की भीड़ लगी हुई है। मैं अपने बेटे को लेकर दूसरे गांव जा रही हूँ। पता नहीं वहां पर क्या हाल होगा। अच्छा, तो ये बात है। गांव में एक डॉक्टर है, ये तो बड़ी मुश्किल की बात हो गई है। पर अगर समस्या है तो उसका समाधान भी होगा। तुम दूसरे गांव में जाओ, पता नहीं कितनी देर लगेगी और नदी में भी उफान है। चलो तुम वापस गांव चलो, मैं देखती हूँ कुछ हो सकेगा तो। दबंग चुड़ैल के कहने पर वो औरत वापस गांव की तरफ चल देती है। दबंग चुड़ैल अपनी शक्तियों को बढ़ाने के लिए गाना गाते हुए डांस करने लगती है। हुड़ हुड़ दबंग दबंग दबंग, हुड़ हुड़ दबंग दबंग दबंग। फिर वो वहां पहुंच जाती है जहां पर लोगों की भीड़ लगी हुई थी और एक अकेला डॉक्टर परेशान हो रहा था। वो बगैर रूप बदले ही डॉक्टर के पास जाकर खड़ी हो जाती है। डॉक्टर एक चुड़ैल को देखकर चिल्लाने लगता है। बचाओ बचाओ, यहाँ पर चुड़ैल है। माफ करना डॉक्टर साहब, मैं जल्दी जल्दी में रूप बदलना भूल गई। घबराओ नहीं, मैं तो यहाँ तुम्हारी मदद करने के लिए आई हूँ। दबंग चुड़ैल एक लड़की का रूप ले लेती है और डॉक्टर को शांत रहने के लिए बोलती है। बाप रे बाप, मैं तो डर ही गया था। तुम भला मेरी मदद कर सकती हो? यह काम सिर्फ डॉक्टर का है। मैंने डॉक्टर की एक टीम को बुलाया है, लेकिन पानी भरने की वजह से वो लोग जल्दी से गांव नहीं आ सकते। समझ नहीं आ रहा, और बाहर मरीजों की भीड़ बढ़ती जा रही है। देख रही हूँ बाहर बहुत लंबी लाइन है। रुको, मुझे कुछ सोचने दो, फिर मैं कुछ करती हूँ। डॉक्टर साहब, गोली से भी बुखार नहीं उतर रहा। पहले मेरे बेटे को देख लो, वरना इसकी जान चली जाएगी। आओ, तुम्हारे बेटे को ही देख लेता हूँ। ये क्या बात हुई डॉक्टर साहब? हमारे पास क्या मरीज नहीं है? पहले पीछे के लोगों को देखोगे तो हम लोग क्या पूरा दिन यहीं खड़े रहेंगे? बहन जी, पहले मुझे दिखा लेने दो। मेरे बेटे की तबीयत बहुत खराब होती जा रही है। पर वो औरत उस आदमी की बात नहीं सुनती और लड़ने लग जाती है। ये देखकर और लोग भी जग्गू को पीछे रहने के लिए बोलते हैं। चुप हो जाओ सब। इंसानियत खत्म हो गई है क्या तुम लोगों के दिल में? दिल ही नहीं रहा? उसके बेटे की तबीयत सबसे ज्यादा खराब है। डॉक्टर साहब, पहले आप इसे देखिए, बाकी के लोगों को मैं देखती हूँ। लेकिन तुम्हें डॉक्टरी थोड़ी आती है। दबंग चुड़ैल डॉक्टर से कहती है कि वो अपने दोनों हाथ उसके हाथ में दे दे। थोड़ी देर में वो एक डॉक्टर की तरह काम करने लगेगी। सभी लोग हैरानी से दबंग चुड़ैल को देख रहे थे। उसने डॉक्टर के दोनों हाथ पकड़े और आंखें बंद कर ली। उसके चारों तरफ एक रोशनी सी बननी शुरू हो गई और थोड़ी देर में वो रोशनी उसके सर तक चली गई। अब दबंग चुड़ैल को वो सारी पढ़ाई और काम आता था जो एक डॉक्टर को आता था। वो तुरंत एक सफेद कोट पहन लेती है और दूसरी तरफ बैठकर मरीजों को देखने लगती है। अपने जादू से वो वहां पर लोगों के बैठने के लिए सुविधा भी कर देती है, पानी का इंतजाम भी कर देती है। ये तो कमाल कर दिया तुमने। गांव वाले तुम्हें दबंग चुड़ैल कहते हैं ना? हुड़ हुड़ दबंग दबंग दबंग, हुड़ हुड़ दबंग दबंग दबंग। बिल्कुल ठीक पहचाना डॉक्टर साहब, मैं ही हूँ दबंग चुड़ैल, और अब दबंग डॉक्टर। दबंग चुड़ैल की बात सुनकर डॉक्टर भी हंसने लगता है। फिर वो लोगों को इस तरीके से खड़ा कर देते हैं कि जिनकी तबीयत ज्यादा खराब थी उनको दबंग चुड़ैल के पास भेज देते हैं। बहनों और भाइयों, अब घबराने की जरूरत नहीं है, तुम लोगों का इलाज जल्दी हो जाएगा।
डॉक्टर देखता है कि दबंग चुड़ैल जल्दी जल्दी मरीजों को देख रही है, दवाइयां दे रही है। उसकी फुर्ती को देखकर डॉक्टर हैरान था। वो मरीज को अपने पास बुलाती, जल्दी से उसका चेकअप करती और फिर कंपाउंडर के पास भेज देती। जहां डॉक्टर एक मरीज को देख रहा था, वहीं दबंग चुड़ैल 4 मरीजों को देख रही थी। कमाल कर दिया तुमने तो। इतनी जल्दी जल्दी मरीजों को तुम कैसे देख रही हो? मुझसे तो एक मरीज देखा जा रहा है। डॉक्टर साहब, माना कि मैंने आपसे आपकी सारी विद्या ले ली है, लेकिन आप भूल रहे हैं कि मैं तो एक चुड़ैल हूँ। मेरे काम करने का तरीका आपसे बिल्कुल डिफरेंट है। अरे ये तो तुमने सही कहा। कुछ ऐसा करो ना दबंग चुड़ैल कि मैं भी जल्दी जल्दी काम करूं, ताकि मरीजों को ज्यादा इंतजार न करना पड़े। दबंग चुड़ैल डॉक्टर के पास आती है और उसके सर और कंधों पर हाथ रखकर अपनी शक्तियां डॉक्टर को दे देती है। और अब तो सभी हैरान थे। दबंग चुड़ैल और डॉक्टर दोनों जल्दी जल्दी मरीजों को देख रहे थे। जिन मरीजों को वहां पर एडमिट करने की आवश्यकता थी, उनके लिए दबंग चुड़ैल ने बिस्तर की व्यवस्था कर दी। धीरे धीरे देखते देखते मरीजों की संख्या कम होने लगी और फिर सब मरीजों को दवाई देने के बाद दबंग चुड़ैल धम्म से कुर्सी पर बैठ जाती है। हश, कुछ भी कहो डॉक्टर साहब, मानना पड़ेगा। आप लोगों का काम सचमुच में बहुत ही मुश्किल है। ऊपर से मरीजों की ऐसी ऐसी बातें सुनकर हंसी आने को हो जाती है। आप लोग किस तरह कंट्रोल करते हो, आप ही जानो। चलो, किसी ने तो माना कि डॉक्टर लोग भी दिल से काम करते हैं। और हंसी की बात पर बताऊं, आज एक औरत मुझसे कह रही है कि डॉक्टर साहब मुझे यहाँ दर्द है, और जब मैं हाथ लगा रहा था तो कह रही थी कि नहीं नहीं, थोड़ा ऊपर थोड़ा नीचे, और फिर मैंने उसे दर्द की दवाई देकर चलता किया। पर तुमने कमाल कर दिया दबंग चुड़ैल। अगर तुम आज ना होती तो शायद इतने सारे मरीजों को मैं ना देख पाता और खुद ही पागल हो जाता। फिर वो दोनों आराम करने लगते हैं। तभी एक दूसरे गांव का आदमी अपनी पत्नी को लेकर आता है। डॉक्टर साहब मेरी पत्नी प्रसव पीड़ा से गुजर रही है, एक बारी उसे देख लीजिए। ओहो, इनको जल्दी से वहां लेटाओ। दबंग चुड़ैल माफ करना, औरत का केस है, तुम्हें यहाँ पर खड़े रहना होगा और मेरी मदद करनी होगी। ठीक है डॉक्टर, मैं तुम्हारी मदद के लिए तैयार हूँ, लेकिन थोड़ी रिस्पेक्ट दो, मैं अब दबंग डॉक्टर हूँ। मैं तो भूल ही गया था डॉक्टर साहिबा, कृपया मेरी मदद कीजिए। फिर वो उस औरत को अंदर ले आते हैं। थोड़ी देर औरत के चीखने चिल्लाने की आवाज के बाद उसको एक प्यारा सा बेटा होता है। मैं बता नहीं सकती डॉक्टर, आज मुझे कितनी खुशी हो रही है। आज मैंने अपने हाथों से एक बच्चे को दुनिया में लेकर आई हूँ। ये एक ऐसा अनुभव है कि मैं बता भी नहीं पा रही। सच में तुम बहुत अच्छी हो। अगर तुम एक डॉक्टर होती तो कमाल की होती। मैं एक चुड़ैल भी कमाल की हूँ डॉक्टर साहब। फिर वहां का माहौल हल्का फुल्का हो जाता है। जिस आदमी के यहाँ बेटा हुआ वो भाग कर जाता है और मिठाई लाकर सबको खिलाता है। शाम हो जाती है, डॉक्टर भी चला जाता है और दबंग चुड़ैल भी अपने घर आ जाती है। अभी दबंग चुड़ैल को आए हुए 2 घंटे ही हुए थे कि एक औरत अपनी बेटी को गोद में उठाए दबंग चुड़ैल को आवाज देती है। दबंग चुड़ैल, मेरी बच्ची को बचा लो, डॉक्टर तो अपने घर चले गए हैं। मैंने सुना है कि आज तुमने डॉक्टर बनकर सबका इलाज किया है। मेरी बेटी को भी देखो। क्या हुआ है इसे? पता नहीं दबंग चुड़ैल क्या हुआ है। बुखार है तेज और देखो तो सांस कैसे तेज तेज चल रही है। दबंग चुड़ैल जल्दी से उस लड़की को देखने लगती है और फिर उसे दवाइयां देकर घर भेज देती है। ये तो बड़ी समस्या है। गांव में इस वक्त ज्यादातर लोग बीमार हैं और सिर्फ दिन में ही हॉस्पिटल खुला रहता है। ऐसे कैसे चलेगा? मुझे रात को भी हॉस्पिटल खोलना होगा। दबंग चुड़ैल तुरंत वहां से हॉस्पिटल आ जाती है और दरवाजा खोल देती है। रात को परेशान लोग दबंग चुड़ैल से इलाज कराने के लिए हॉस्पिटल आते हैं। सुबह के समय दबंग चुड़ैल मेज पर पैर रखकर आंखें बंद किए लेटी थी जब डॉक्टर वहां आता है। अरे हॉस्पिटल खुला हुआ है, तुम क्या पूरी रात यहीं पर थी? हाँ डॉक्टर, तुम्हारे जाने के बाद कुछ मरीज जंगल में आ गए। मैंने सोचा कि रात का समय है, ये तो खतरनाक होगा, इसलिए मैंने हॉस्पिटल खोल लिया। और वैसे भी मुझे लगता है जब तक गांव में हालात ठीक नहीं होते हमें रात को भी यहाँ रुकना चाहिए। ये तो तुमने बिल्कुल ठीक कहा है। तो ठीक है, आज से हम लोग रात को भी हॉस्पिटल में रहेंगे। और इस तरह दबंग चुड़ैल डॉक्टर बनकर लोगों की सेवा करने लगी। 2 दिन से लगातार बारिश के बाद सभी किसानों के खेतों में घुटनों घुटनों पानी भर चुका था। सभी लोग अपनी फसल को लेकर बड़ी चिंता में थे। सुबह होते ही जब लोगों ने बाहर निकलकर देखा तो आसमान साफ था। किसानों के चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ गई। सभी अपने खेतों में गए। वहां पर अपनी बर्बाद फसल को देखकर मातम करने लगे। वहीं सब किसानों की नजर महावीर के खेतों की तरफ जाती है। वहां पानी की बूंद तक नहीं थी। सारे खेत की जमीन सूखी पड़ी थी और फसल भी लहरा रही थी।
अरे यह कैसा चमत्कार है। हम लोगों के खेत पानी में डूबे हुए हैं और महावीर का खेत देखो तो उसकी फसल कितनी अच्छी खड़ी हुई है। हैरानी की बात ही है, आजकल उसका रंग ढंग भी बिल्कुल बदला हुआ है। किसी से ज्यादा बात भी नहीं करता और जब देखो गुमसुम सा रहता है। पहले जैसा महावीर में अब कुछ भी दिखाई नहीं देता। तभी उन लोगों को कंधे पर फावड़ा लिए हुए महावीर आता हुआ दिखाई देता है। यह कैसा चमत्कार है महावीर, तेरा खेत इतना अच्छा खड़ा हुआ है और हम लोगों का खेत बारिश के पानी में तबाह हो गया। महावीर उन लोगों की तरफ देखता है और फिर आसमान की तरफ मुंह कर कर बोलता है। यह सब भगवान की इच्छा है, अब मैं क्या बोलूं। मैं तो अभी अभी घर से आ रहा हूं, तुम्हारी तरह मैं भी यही देख रहा हूं। लेकिन किसी को भी महावीर की बात पर यकीन नहीं था। सब महावीर को बड़े अजीब तरीके से देख रहे थे, क्योंकि महावीर का चेहरा पहले की तरह हंसमुख नहीं था। सब लोग वहां से चले जाते हैं और महावीर अपना खेत देखने लगता है। भगवान का शुक्र है, उन बाबा की यह बात सच हो गई। तो मैं सोच रहा था कि जिंदगी से तो गया ही गया, लगता है कि अब हर चीज मेरे हाथ से निकल जाएगी। लेकिन भला हो बाबा का, जिन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया। महावीर सोचने लगता है कि 1 महीने पहले वह कितना परेशान था, अपनी गरीबी से, अपने बच्चों को कुछ ना देने की निराशा से, और यहाँ तक कि गांव में सबसे छोटा खेत होने पर भी। 1 महीना पहले। आप तो मेरी बातों को बिल्कुल भी नहीं सुनते। कब से कह रही हूँ, कुछ और काम धंधा ढूंढ लो। इस छोटी सी खेती बाड़ी के भरोसे घर नहीं चल सकता। 3 बच्चे हैं, पाल पोस कर इन्हें बड़ा भी करना है, पढ़ाना भी है और इनके शादी ब्याह भी है। मैं जितनी मेहनत कर सकता हूँ इतनी मेहनत मैं कर रहा हूँ, और बताओ मैं क्या करूँ। तुम बस इतना करो, इस खेती बाड़ी के सिवा कोई और काम धंधा भी करना शुरू कर दो। महावीर को अपनी पत्नी की बात दिल पर लग जाती है। फिर वह गांव की सरपंच के पास जाता है। भाई महावीर, मैं क्या कर सकता हूँ, बस इतना है कि तुम मेरे गांव का आदमी हो तो चल तुझे काम देता हूँ। मेरा ये कुछ सामान है शहर में, मेरे दोस्त को देकर आ जा। इस काम के बदले मैं तुझे 1000 रुपये दूंगा। अगले दिन सुबह महावीर सरपंच के काम से शहर चला जाता है। वहां पर सामान देने के बाद जब वह वहां से वापस आ रहा था, रास्ते में कुछ डाकू बस को लूटने के लिए बस में सवार हो जाते हैं। अपना अपना सारा सामान हमारे हवाले कर दो, वरना तो यहाँ खून खराबा हो जाएगा। चलो चलो भाइयों, ये तो डाकू है, इन लोगों का कोई भरोसा नहीं। सब अपना अपना सामान दे दो, जान है तो जहान है। डाकू हुए तो क्या हुए, हम इस तरह तो हार नहीं मानने वाले। मैं तो अपना सामान किसी कीमत पर नहीं दूंगा। उस आदमी की बात सुनकर डाकुओं को गुस्सा आ गया और उन लोगों ने ताबड़तोड़ गोलियां चला दी और लोगों का सामान लूटकर वहां से चले गए। 2-3 लोग घायल अवस्था में थे, उनमें से महावीर भी था, लेकिन वह उन सब में कम घायल था। वह घायलों की मदद करने लगा, उन्हें बस से नीचे उतारा और पास ही बहती हुई नदी से पानी लाकर पिलाया। फिर आवाज लगा लगाकर वहां से लोगों को बुलाने लगा, लेकिन वहां बस एक साधु के सिवा कोई नहीं था। वह महावीर की आवाज सुन वहां पर पहुंचा। बचा लो साधु महाराज, बचा लो, डाकुओं ने हम पर हमला कर दिया है। यह लोग बुरी तरह घायल हैं। तुम एक बहुत ही पुण्य आत्मा हो जो इस अवस्था में भी इन लोगों की मदद कर रहे हो। नहीं नहीं साधु महाराज, मुझे ज़्यादा चोट नहीं लगी है, मेरे तो बस ये सर पर ही चोट आई है, लेकिन यह लोग बुरी तरह घायल हैं। बेटा, लगता है तुम्हें पता ही नहीं चला कि तुम कब के मर चुके हो, तुम तो भूत बन चुके हो। महावीर भागकर बस में जाता है तो देखता है वह अपनी सीट पर मरा पड़ा है। यह देखकर उसे बहुत दुख होता है और वह रोते रोते साधु के पैर पर गिर जाता है। ये सब क्या हो गया मेरे साथ?
अब मेरे परिवार का क्या होगा? मेरे 3 बच्चे हैं, मेरी पत्नी तो पढ़ी लिखी भी नहीं और ना ही खेती बाड़ी जानती है। वह तो परिवार की मदद करने में बिल्कुल भी सक्षम नहीं है। तुम्हें भूत के रूप में देखकर मेरा पहला कर्तव्य तो यह है कि तुम्हें मुक्ति दिला दूं। लेकिन तुम्हारी बातें सुनने के बाद मैं सोच में पड़ गया हूँ। तुम्हारे परिवार को तुम्हारी ज़रूरत है। जाओ महावीर, तुम इसी रूप में अपने परिवार का पालन पोषण करो। लेकिन मेरी एक बात याद रखना, जिस दिन भी किसी को यह पता चला कि तुम एक भूत हो, तुम स्वयं गायब हो जाओगे। और तुम में इतनी ताकत है कि तुम अपने काम अब बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हो और उसके अलावा भी बहुत कुछ कर सकते हो। महावीर अपने खेतों में बैठा हुआ अपने पिछले 1 महीने की सारी बातें याद कर रहा था जब वह सरपंच के पास गया था। ले भाई महावीर, मैंने अपने वादे के मुताबिक तुझे 1000 रुपए दे दिए। आपकी बड़ी कृपा मालिक। घर आने पर मैंने कहा था ना, छोटे मोटे काम भी करोगे तो कुछ अलग से आमदनी होने लगेगी। देख लेना, इन्हीं छोटी मोटी चीजों से अब घर अच्छा चलने लगेगा। महावीर जब अपने खेतों में जाता है तो वह जैसे ही अपने खेतों की जुताई करने लगता है तो वह देखता है कि वह बहुत ताकतवर हो गया है। उसने कुछ ही मिनटों में अपना खेत जोत दिया। यह देखकर महावीर हैरान था। उसने फटाफट अपने खेतों में बीज भी बिखेर दिए और सारे काम भी खत्म कर लिए। अब महावीर कोई भी काम बड़ी जल्दी खत्म कर लेता। वह कितना अपनी ताकत से भरा काम कर लेता। एक दिन एक किसान अपने बैलों को लेकर खेतों की तरफ जा रहा था। न जाने किस बात पर उसके बैल खफा हो गए और किसान को घसीटते हुए ले जाने लगे। तभी महावीर ने यह देख लिया और उसने एक हाथ से उन बैलों को रोक लिया। आगे से ध्यान रखना। वह बस इतना कहकर वहां से चला जाता है। किसान अचंभे से वहीं खड़ा रह जाता है। घर आने पर, क्या हो गया है? आजकल तुम बड़े खोए खोए रहते हो और हर समय घर से बाहर रहते हो। रात को भी आते हो तो आते ही सो जाते हो। खाने को बोलती हूँ तो खाना नहीं खाते। इस तरह तो आप बीमार पड़ जाओगे। अभी तो बहुत सारे काम हैं, पहले उन्हें ख़त्म करना है, फिर किसी दिन फुर्सत में बात करूँगा। महावीर के बच्चे भी महावीर से बात करने के लिए आते तो वह 1-2 बात करने के बाद चुप हो जाता और अधिकतर या तो घर से बाहर रहता है या घर आता तो अपनी चारपाई पर लेटकर छत की तरफ देखता रहता। न जाने इन्हें क्या हो गया है, हर समय गुमसुम रहते हैं। किसी दिन समय मिला तो किसी पंडित से इनके बारे में पूछ कर आऊंगी। कहीं ऐसा न हो किसी की नजर लग गई हो। और आज तो सारे किसान हैरान थे कि महावीर के खेत की फसल लहरा रही है और उनके खेतों में पानी भरा हुआ है। जैसे ही बारिश बहुत तेज होने लगी, महावीर अपने खेतों में ही आ गया और उसने अपने हाथों को पूरे खेतों पर इस तरह से कवर कर लिया कि उसके खेत में बारिश जरूरत के हिसाब से ही पड़ी। यही कारण था कि किसानों के खेतों में पानी भरा हुआ था और महावीर ने भूत होकर अपने खेतों को बचा लिया। शाम को जब महावीर घर आता है, ये सारे गांव में क्या अफवाह उड़ रही है? सब कह रहे हैं कि उनकी फसल बर्बाद हो गई, बस हमारे खेतों में ही फसल अच्छी खड़ी हुई है। यह तो अच्छी बात है ना, फिर इस बात पर भी तुम मुझे कुछ सुना दोगी? कुछ तो गड़बड़ है। मैं आज शाम ही पंडित जी के पास जाकर पूछती हूँ। महावीर की पत्नी शाम को मंदिर जाती है और पंडित से महावीर के बारे में बताती है। पंडित उसे एक उपाय बताता है और फिर वह घर आ जाती है। रात को जब महावीर आता है तो वह पंडित के दिए हुए शीशे से महावीर को देखती है तो वह उसे दिखाई नहीं देता। यह देखकर वह बुरी तरह डर जाती है। मैंने अभी अभी देखा कि तुम एक भूत हो। तुम मेरे बच्चों के बाबा नहीं हो।
किसी ने सच ही कहा है, औरत से कुछ नहीं छुपता, तुमसे भी नहीं छुपा। हाँ, मैं 1 महीने पहले ही भूत बन गया हूँ और भूत बनकर सारे काम कर रहा हूँ। लेकिन मुझे साधु महाराज ने कहा था कि जिस दिन भी किसी को पता चल गया कि मैं भूत हूँ, मैं गायब हो जाऊंगा। हे भगवान, ये जल्दबाजी में मैंने क्या कर डाला। भूत ही सही, लेकिन तुम आसपास तो थे। महावीर अपनी पत्नी को देखकर मुस्कुराता है और गायब हो जाता है। लेकिन इतना होने के बाद भी महावीर भूतिया किसान बनकर अपने खेतों की देखभाल करता, अपने घर के सारे काम करता। लेकिन उस दिन के बाद कभी भी किसी ने महावीर को ना तो देखा और ना सुना। महावीर की पत्नी को जब भी किसी चीज की जरूरत होती, वह सारे काम पूरे हो जाते। लेकिन उसे भी महावीर उसके बाद कभी नहीं दिखाई दिया। और फिर बहुत सालों तक, जब तक महावीर के बच्चे बड़े नहीं हो गए, भूतिया किसान बन वह खेती भी करता और बच्चों की अदृश्य रूप में मदद भी करता है।